नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2011 के सामाजिक विषय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का बहुत गहराई से अच्छे से अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज हम लोग 2013 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र का जो पहला सवाल है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जो 1994 से कार्यरत है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जो 1994 से कार्यशील नहीं है? दोस्तों, नहीं है इसमें पूछा है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किसी नए विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इसके जो स्थापना की तारीख वो 24 अक्टूबर 1945 में इनकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग की बात आई है तो सबसे पहले जान लें कि प्रमुख अंग कितने होते हैं। तो दोस्तों, कुल 6 प्रमुख अंग होते हैं। 4 अंग यहाँ दिए हुए हैं: आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा और न्यासी परिषद, प्लस 2 अंग और इसके प्रमुख अंग माने गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और दूसरा है दोस्तों सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख उपकरण हैं, कुल दोस्तों 6 उपकरण हैं: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा और न्यास परिषद। इसमें 1994 से न्यास परिषद कार्यशील नहीं है। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, न्यासी परिषद होगा। तो इस कड़ी में अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है, समाजवाद शब्द का प्रयोग, समाजवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया, जबकि लेनिन, कार्ल मार्क्स ये दोनों विचारक मार्क्सवादी विचारक हैं और हेगल आदर्शवादी विचारक हैं। दोस्तों, अगला सवाल जो है इस प्रश्न पत्र का, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख संविधान में किया गया है, उसका उल्लेख, निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 और 55 में किया गया है। पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। तो इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पहला सही है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है, ये भी भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी जोड़ा जा सकता है कि दिल्ली प्लस पांडिचेरी जो संघ शासित प्रदेश हैं, इन दोनों राज्यों के संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी के
विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस तरह से यह तथ्य स्पष्ट होता है दोस्तों। अगला सवाल, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि राज्य के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या प्रस्तावना। दोस्तों सबसे पहले टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि मतलब भारतीय संविधान का दर्शन किस भाग में परिलक्षित होता है, भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग में निवास करती है, भारतीय संविधान का मूल तत्व किस भाग में सम्मिलित है, यही कहने का आशय है प्रश्न का। तो दोस्तों भारतीय संविधान की दार्शनिक भूमि राज्य के निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या प्रस्तावना। तो करेक्ट आंसर दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना या प्रियम्बल में संविधान की दार्शनिक आधारभूमि कहा जाता है। मतलब कि संविधान की प्रस्तावना से ही पता चलता है कि संविधान में क्या कहा गया है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान को कौन बनाने वाले लोग कौन से हैं और इस संविधान का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों अगला सवाल, छठा सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 52, 61, 78 या 75। दोस्तों अनुच्छेद 78 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 78 है। अगला सवाल इस प्रश्न पत्र का, लाक का विश्वास था कि संप्रभु, लाक का विश्वास था कि संप्रभु है क्या है। तो दोस्तों इस विकल्प में जो करेक्ट आंसर होगा, जॉन लाक का विश्वास है कि संप्रभु विद्यमान कानून से बंधा है, विद्यमान कानून से बंधा है। दोस्तों हम जानते हैं कि लाक एक संविदावादी विचारक हैं। लाक एक पूंजीपति खानदान से ताल्लुकात रखते थे। उन्होंने जो संप्रभु शब्द था, संप्रभु शब्द से उन्हें बहुत चिढ़ थी, बहुत नफरत थी। उन्होंने संप्रभु शब्द की जगह सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया है। क्या किया है दोस्तों? सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन सवाल में पूछ लिया गया है, लाक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानून से बंधा है। जॉन लाक उदारवाद के पिता माने जाते हैं, व्यक्तिवाद के पिता माने जाते हैं। जॉन लाक का जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है उसमें जॉन लाक कहते हैं कि जो शासक होगा वह निरंकुश नहीं हो सकता, वह जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति नाम के 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का उदय हुआ है और उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। यह तीनों प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में राज्य विफल हो जाता है, राज्य असफल हो जाता है, तो जनता का यह दायित्व है कि उस राजा को, उस शासक को तुरंत उसके गद्दी से उतार दे और दूसरा शासक बैठा दे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 7वां का बी होगा। 8वां सवाल है, निम्न में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग रीट लाइट वी कमांड। तो दोस्तों इसमें जो सवाल में दिया गया है अनुच्छेद 32 प्रावधान करता है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को अधिकार होगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दस्तक दे सकता है।
तो अनुच्छेद 32 में कुल 5 तरह के रीट का प्रावधान किया गया है, जिसमें हम न्यायालय की शरण लेके अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो हम आदेश देते हैं दोस्तों, ये जो शब्द है हम आदेश देते हैं, इसी में आपके आंसर भी छिपा हुआ है। पहला आंसर जो परमादेश है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। दोस्तों अगर शब्द को ही हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, परम प्लस आदेश, परमादेश, हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? न्यायालय कहता है कि अगर आपने किसी पद को हथिया लिया है, जबरदस्ती उस पद पे काबिज हो गए हैं, तो हम आदेश देते हैं कि उस पद को आप तत्काल छोड़ दें। तो इस तरह से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और इसमें अन्य विकल्पों में विचार करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी रीट है जो स्वतंत्रता की सबसे बड़ी गारंटी है। हैबियस कॉर्पस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। और प्रतिषेध एक न्यायिक रीट है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है प्रोहिबिशन, मना करना। अधिकार परीक्षा, को वारंटो, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से आपने किसी पद को धारण कर लिया। दोस्तों अगला सवाल जो है, इस प्रश्न पत्र का जो अगला सवाल है, प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? दोस्तों प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। बहुत महान राजनीतिक विचारक हैं जॉन ऑस्टिन, जिन्होंने निरंकुश संप्रभुता की संकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन। 10वां सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय विचारक द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग के 7 अंगों में नहीं है? निम्न में से भारतीय विचारकों में कौन सा है जो राज्य के सप्तांग के 7 अंगों में नहीं है? दोस्तों कल ये सवाल आया था 2011 के टीजीटी पेपर में, जिसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में पूछा गया था किसका सिद्धांत है। तो यह दोस्तों कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग की बात करते हैं। 7 अंग में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? राजा या स्वामी, अमात्य या मंत्री, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। तो 7 अंग हो गए दोस्तों। सप्तांग सिद्धांत में राजा या स्वामी, अमात्य या मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। तो ये कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है। इसमें सवाल पूछा है सप्तांग के 7 अंगों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें पुरोहित जैसा तत्व शामिल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुरोहित हो जाएगा। बाकी 3 तत्व देखिए सप्तांग में सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। अगला सवाल दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का निम्न में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत या यद भाव्यम, यद मात्यम। दोस्तों ऊपर के ये तीनों हैं, ये मार्क्सवाद से संबंधित है। ये कार्ल मार्क्सवाद से संबंधित हैं, जबकि यद मात्यम जो शब्द है
यह व्यक्तिवाद से संबंधित है। व्यक्तिवाद या उदारवाद से संबंधित है। इसका तात्पर्य होता है लेसेज फेयर या मुझे अकेला छोड़ दो। इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? मुझे अकेला छोड़ दो। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यद माध्यम या लेसेज फेयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुझे अकेला छोड़ दो। मतलब व्यक्तिवाद कहता है कि राज्य जो है, राज्य को आवश्यक कार्य ही करना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए, न्याय स्थापित करे, सुरक्षा दे, बस इतने ही कार्य करने चाहिए। इसके अलावा गैर जरूरी कार्य नहीं करने चाहिए। राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बनना चाहिए। राज्य व्यक्ति को अवसर दे, उससे व्यक्तित्व के विकास में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यद माध्यम है। अगला सवाल है, निम्न में से एक मुख्यमंत्री का राज्य के प्रति कर्तव्य नहीं है। एक मुख्यमंत्री का राज्य के प्रति कर्तव्य नहीं है। इसमें दोस्तों क्या कर्तव्य नहीं है? अपने दल के नीतियों के बारे में सूचना देना, मंत्रिपरिषद के सभी मिनिस्ट्रियों को सुनिश्चित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना या विधान प्रस्तावना के बारे में सूचित करना। तो जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, मुख्यमंत्री का राज्यकाल के प्रति जो कर्तव्य होता है, दल के नीतियों के बारे में सूचना देना नहीं होता है, बाकी सब के बारे में सूचना देना होता है राज्यपाल को। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? करेक्ट आंसर ए है। तेरहवां सवाल, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है, बहुत साधारण सवाल है। संगठन, विदेश द्वारा मान्यता। दूसरा सवाल यही आंसर है दोस्तों। जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल का संगठन बहुत जरूरी होता है, सामान्य सिद्धांत की सहमति भी जरूरी होती है, संवैधानिक साधन विश्वास भी जरूरी होती है और विदेशों से मान्यता की कोई जरूरत नहीं होती है। 14वां सवाल देखते हैं दोस्तों। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है दोस्तों। जबकि भारत की खोज, यह नेहरू जी की किताब का नाम है और हिंद स्वराज ये गांधी जी की किताब का नाम है। और गिर प्रवचन ये किस लेखक की किताब का नाम है दोस्तों? इसे आप कमेंट्स में हमें अवगत कराएं। दोस्तों अगला सवाल इस प्रश्न पत्र का, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। दोस्तों इस सवाल का जो मैं पासवर्ड आपको बताऊं वो ये होगा कि जहां न्यायालय शब्द आ जाए उसको आप हटा दीजिए। देखिए न्यायालय शब्द यहाँ आया है, ये कट जाएगा। न्यायालय यहाँ आया है, ये राजनीतिक से नहीं मतलब है यहाँ। तो करेक्ट आंसर होगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में राजनीतिक दल आएंगे, विधान पालिका आएगी और संविधान आएगा। मतलब जो राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व तय करते हैं वो ये तीन तत्व होते हैं। न्यायपालिका नहीं होती है, तो न्यायपालिका को अगर आप हटा देंगे विकल्प में तो आप करेक्ट आंसर को चुनाव कर पाएंगे। 16वां सवाल है दोस्तों, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। जो ग्राम पंचायत होती है वो सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? क्या सरपंच के प्रति?
नहीं दोस्तों, ग्राम सभा के प्रति, बिल्कुल ग्राम सभा के प्रति ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, न कि सरपंच के प्रति, न क्षेत्र समिति, न ही जिलाधिकारी। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है? सरपंच होगा। सरपंच नहीं दोस्तों, ग्राम सभा के प्रति होगा। अगला सवाल जो दोस्तों इसमें आया है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो दोस्तों यह सवाल बहुत कंफ्यूज करता है अभ्यर्थियों को। तो पहले तो यह जान लें कि वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद दोस्तों 112 में है। वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। इसे बजट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर अपने हस्ताक्षर द्वारा यह तय करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों लोकसभा का स्पीकर होगा। अगला सवाल इस प्रश्न पत्र का, किसने कहा था कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति है एवं उसका रहस्योद्घाटन है? राष्ट्र दैवी आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है अरविंद ने कहा था। अरविंद ने कहा था कि राष्ट्र दैवी आदर्श की अभिव्यक्ति और रहस्योद्घाटन है। दोस्तों बहुत नया सवाल है, इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? अशांति का अग्रदूत दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें अशांति का अग्रदूत कह के संबोधित किया था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक एक उग्रपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। इन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था और होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने भी चलाया था। इनका जो होम रूल लीग आंदोलन था वह महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रभावी था। तो दोस्तों इस तरह से तिलक को अशांति का अग्रदूत कहा जाता है। जबकि फिरोज शाह मेहता एक उदारवादी विचारक माने जाते हैं, नरमपंथी विचारक माने। डब्ल्यू सी बनर्जी के कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। ये पहले कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष रहे थे। और लाला लाजपत राय भी एक तरह से उग्रपंथी विचारक माने जाते हैं। लाल बाल पाल तीन लोगों में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक का स्थान आता है। दोस्तों अगला सवाल इस प्रश्न पत्र का, उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवाद का मूल तत्व है। दोस्तों यह सवाल थोड़ा परेशान कर सकता है अभ्यर्थियों को। पहली बात, उदारवाद क्या है? उदारवाद के पिता कौन हैं? उदारवाद दोस्तों एक ऐसी विचारधारा है जो
व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास पर फोकस करती है और उदारवाद का मूल मंत्र जो होता है वह वैयक्तिक स्वतंत्रता है। क्या है? वैयक्तिक स्वतंत्रता है। और उदारवाद के जो पिता जनक माने जाते हैं वह जॉन लॉक महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक महोदय माने जाते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? अंग्रेजी वर्जन अगर इसको देखें तो दोस्तों, अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें at present what is the quorum for holding the meeting of the लोक सभा। मतलब दोस्तों कोरम की बात कर रहा है कि लोकसभा में कोरम कितना होना चाहिए। लोकसभा में जो कोरम होता है वह कितने सदस्यों का होना चाहिए। तो दोस्तों ये याद करने वाला कोई विषय नहीं है। आप जानते हैं कि पूरे सदस्यों का 10% जब तक नहीं होता है तो कोरम पूरा नहीं होता है। 10% होना चाहिए कोरम को पूरा करने के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि लोकसभा की प्रभावी संख्या 545 है। 545 है। 545 का अगर आप 10% निकालते हैं तो कितनी संख्या आती है? ये 10 आया, फिर 10 25 50 10 दोस्तों इतनी संख्या आ रही है 54.5। मतलब कि 545 का 10% हम निकालेंगे तो 54.5 आएगा। तो 54.5 इसमें है नहीं, तो मतलब ये चला जाएगा 55 के साथ। तो वर्तमान में लोकसभा के बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कुल कितनी होनी चाहिए? 55 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। अगर आप कोरम 10% जानते हैं और सदस्यों की संख्या आपको ज्ञात है तो ये सवाल आपको परेशान नहीं करेगी। ये सवाल आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों अगला सवाल, इस प्रश्न पत्र का निम्न में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बताया। कहा जब तक मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कानूनी प्रावधान न हो तब तक संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जबकि अगर इसी को सामान्य तौर पे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जा सकता है तो संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा जा सकता है। लेकिन अगर अंबेडकर साहब का नाम जोड़ दिया जाए तो इसमें अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार उत्तर हो जाता है। दोस्तों संप्रभुता एक विशिष्टता है किसकी? जनता की या राज्य की, सरकार की या संसद की? दोस्तों हम जानते हैं कि जो राज्य है, राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। वो क्या होते हैं? जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। राज्य के 4 तत्व होने आवश्यक होते हैं और इन 4 तत्वों में संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण है। तो संप्रभुता एक विशिष्टता है। किसकी विशिष्टता है? राज्य की विशिष्टता है। राज्य की विशिष्टता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार दोहराया गया है, फिर आने की संभावना है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, सवाल नंबर 24। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि जनता राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? प्रावधान है
कि कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। तो दोस्तों जो डीपीएसपी है अनुच्छेद 37 कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है यह न्यायालय द्वारा निर्वचनीय नहीं है। मतलब नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन अगर राज्य करता है तो इसे आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 37 में कर दिया गया है। अगला सवाल, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों कल्याणकारी राज्य कहलाता है। जो अपने नागरिकों को अधिकतम राज्य उपलब्ध कराए कल्याणकारी राज्य कहलाता है। जैसे भारत एक राज्य है, एक देश है, वह अपने नागरिकों को पोलियो का टीका लगाता है, अपने नागरिकों को टीबी का इलाज करवाता है, प्रसूता महिलाओं के लिए आयरन की गोलियां देता है और बच्चों के लिए तमाम तरह के टीके उपलब्ध कराता है, बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन देता है और महामारी के हालात में जनता को जागरूक करता है, फ्री में ट्रीटमेंट देता है। ये दोस्तों कल्याणकारी राज्य के लक्षण हैं। तो वो राज्य जो सामाजिक सुविधाएं दें वो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगला सवाल इस प्रश्न पत्र का, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? लोक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? बहुत पॉपुलर सवाल है। लोक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन जीन जैक्स रूसो ने किया। रूसो ने कहा जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। रूसो ने कहा कि जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, जनता की वाणी देववाणी है। तो इस तरह से लोकप्रिय संप्रभुता, लोक संप्रभुता की अवधारणा को सामने रखने का काम जीन जैक्स रूसो महोदय ने किया था। दोस्तों अगला सवाल है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक, देखिए इसके पहले वित्त विधेयक आया था अनुच्छेद 112 में, अब धन विधेयक आ गया। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 112 में दोस्तों वित्त विधेयक जो पहले सवाल में पढ़ चुके हैं परिभाषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? निम्नलिखित में कौन राज्य के उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो दोस्तों यह सवाल बहुत परेशान करने वाला हो सकता है अभ्यर्थियों को। कहीं कहीं किताबों में आपको विकासवादी सिद्धांत मिलेगा, कहीं कहीं आपको किताबों में विकासवादी सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उसका करेक्ट आंसर जो होगा अपने सीमित रूप में सभी। उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड, माध्यमिक चयन बोर्ड ने जो इसका उत्तर भी दिया वो इसी को मान के दिया कि जो राज्य की दैवीय सिद्धांत है यह भी राज्य की उत्पत्ति की कुछ व्याख्या करता है। कैसे जैसे लोगों में आज्ञा पालन करना सिखाया, बताया कि अगर गलत काम करोगे तो ईश्वर जो है दंडित करेगा। पाप पुण्य का भय दिखा के लोगों में आज्ञा पालन करना दिखाया। अब समझौतावादी सिद्धांत ने बताया कि राज्य मानव की कृति है। विकासवादी सिद्धांत ने भी ऐसे ही कुछ तत्व को सामने रखा। तो इस तरह से हर विचारधारा ने सीमित रूप में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या को परिभाषित किया। दोस्तों 29वां सवाल कहता है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं
अपितु अराजकता का शासन है। स्टेटमेंट है दोस्तों, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन दोस्तों जेलिनेक का है। जेलिनेक ने क्या कहा? जेलिनेक ने कहा एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। तो इसे रट लीजिए दोस्तों, ऐसे स्टेटमेंट कमीशन पूछता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, संघीय। दोस्तों जो 30वां सवाल है इस प्रश्न पत्र का, इसमें कह रहा है किस तत्व का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है? तो न्याय का भी उल्लेख है, न्याय का भी उल्लेख है दोस्तों, बंधुत्व का भी उल्लेख किया गया है, व्यक्ति की गरिमा का भी उल्लेख किया गया है, संघीय जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। तो 30 नंबर का जो सवाल है उसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला सवाल है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में किस एक का अनिवार्य विशेषता है? दोस्तों जो शासन प्रणाली है उसमें कह रहा है द्विसदनवाद किस प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है? अध्यक्षात्मक प्रणाली, संसदात्मक प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है द्विसदनवाद, इसमें जो संघवाद होती है, जो संघीय शासन होती है उसमें 2 सदन का होना जरूरी है, क्योंकि एक सरकार संघ की होती है, एक प्रतिनिधित्व संघ का होता है, दूसरा प्रतिनिधित्व राज्यों का होता है। जो संघात्मक व्यवस्था होती है, एक तो संघ का प्रतिनिधित्व होता है और दूसरा राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे भारत में अगर संसद है, भारत में संसद है तो लोकसभा, दोस्तों लोकसभा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है आप देखते हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, वो राज्य की विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। जिस राज्य में जितनी विधानसभा सदस्य होती है, संख्या में अगर ज़्यादा है तो राज्यसभा के सदस्यों का पद भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 सदन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अन्य विकल्पों में देखें तो अन्य विकल्पों में ऐसा नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र का अगला सवाल लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, या राज्य एक मानवकृत संस्था है, या राज्य प्राकृतिक या आवश्यक संस्था है, या राज्य की प्रकृति स्वाभाविक है। दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवकृत संस्था है। अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर हाब्स, लॉक, रूसो का पढ़ा होगा तो उसमें आप जानते होंगे कि हाब्स, लॉक और रूसो तीनों राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक संविदा कराते हैं। कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है बहुत खराब है, उसमें लोगों का स्वभाव कुछ लोग अच्छा बताते हैं, कुछ लोग खराब बताते हैं, तो मानवकृत संस्था है, मानव आपस में समझौता करके राज्य बनाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सही है? लॉक ने सरकार राज्य शब्द में भ्रम उत्पन्न किया, लॉक ने सरकार को राज्य से श्रेष्ठ माना, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया,
या लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया। दोस्तों बहुत बेहतरीन उम्दा सवाल है कि जॉन लॉक ने राज्य और सरकार के मध्य में क्या संबंध स्थापित किए। दोस्तों आपको मालूम है जॉन लॉक ने सामाजिक संविदा के अंतर्गत 2 समझौते कराते हैं, जबकि हाब्स और रूसो एक समझौता कराते हैं। जॉन लॉक 2 समझौते की बात करते हैं, एक समझौते के द्वारा समाज और दूसरे समझौते के द्वारा उनका राज्य का उदय होता है। तो दोस्तों जॉन लॉक जो है इन्होंने सरकार और राज्य में सीधे सीधे भेद किया था, सरकार और राज्य में भेद किया था, दोनों में अंतर बताया। आधुनिक काल के पहले विचारक हैं जिन्होंने सरकार और राज्य में सीधे सीधे अंतर किया, जबकि इसके पहले के जो विचारक हॉब्स हैं, राज्य, सरकार, समाज तीनों को एक माना और तीनों को कॉमनवेल्थ की संज्ञा दिया था। किसने? हॉब्स ने, जबकि लॉक ने इसमें अंतर किया था। दोस्तों इस प्रश्न पत्र का अगला सवाल, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? 1936 में गांधी ने खुद ही कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। इसी तरह मार्क्स ने भी दोस्तों कहा था कि मार्क्सवाद जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत आसान सवाल है। अगला है, हॉब्स के लिवियाथन में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। हॉब्स के लिवियाथन में जो कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? दोस्तों वो हुआ है समाज, राज्य और सरकार तीनों के लिए सामूहिक तौर पे कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग हॉब्स करते हैं। अगला सवाल, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की? दोस्तों सामाजिक संविदा सिद्धांत का आलोचक कौन था, सबसे पहले यही जान लें। सर हेनरी मैन महान आलोचक थे। ये राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है वह घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि है। किसने कहा दोस्तों? सर हेनरी मैन ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है। अगला, भारतीय संविधान को निम्न में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है? तो दोस्तों अनुसूची से संबंधित सवाल है, चौथी अनुसूची है। ये अनुसूची हमने शुरू में ही पढ़ा दिया है। जो अभ्यर्थी अनुसूची और भाग से संबंधित तथ्य से पढ़ना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। अगला सवाल, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या संवैधानिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। दोस्तों इसमें कहा गया है केंद्र तथा राज्यों के मध्य, थोड़ा सा मित्रों इसमें तथ्य क्लियर नहीं दिख रहा, इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड द केस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अंडर, मतलब जहां दोस्तों हिंदी में आपको कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह केंद्र और राज्य के बीच में जो सुनवाई करता है वह किसके अंतर्गत, किस मामले के अंतर्गत आता है? परामर्शी के अंतर्गत, परामर्शी अधिकार के अंतर्गत, अपीलीय, संवैधानिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
तो दोस्तों इसका जो आंसर है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, वह केंद्र और राज्य का कोई मामला हो, कोई विवाद हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सुनवाई करता है। हाई कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो शिकायतों से संबंधित नहीं है वो योजना आयोग है मित्रों। योजना आयोग कोई शिकायती सुनवाई नहीं करती है। लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करती है, जबकि योजना आयोग का इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। दोस्तों संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति, नगर पालिका या प्रधानमंत्री। जो 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिका से संबंधित है। बेहद आसान है। अनुसूची से दूसरा सवाल आ गया दोस्तों। अनुसूची याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 41वां, निम्न में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? दोस्तों हम लोग जब हॉब्स को पढ़ रहे थे तो उसमें देख रहे हैं हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था बहुत खराब थी। हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन और प्राण जीवन संपत्ति सब असुरक्षित हैं। लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू हैं। तो हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार है वह आत्मरक्षा का अधिकार एक प्रमुख प्राकृतिक अधिकार के रूप में आता है। तो यह दोस्तों जो आंसर है वह हॉब्स है। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार कौन मानता है? हॉब्स मानते हैं। 42वां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बन गई है? तो 86वें संशोधन द्वारा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002, उस समय भारत में जो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने यह प्रस्ताव पारित करके छोटे बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार दिलाने का कार्य किया। 43वां सवाल, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है या बहुत व्यापक विवेकाधिकार है? कुछ निश्चित मामलों में है या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं उन्हें कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त होता है। जैसे जब सरकार बहुमत खो दे उस हालात में सरकार को नए सरकार को बनाने का प्रावधान, या फिर जब इलेक्शन हो जाए उसके बाद किसी को बहुमत न मिला हो तो सबसे बड़े दल को आमंत्रित करने के मामले में, या फिर कुछ ऐसे बिल होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, उस मामले में विवेकाधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। तो कुछ निश्चित मामलों में ही विवेकाधिकार प्राप्त है, सभी मामलों में नहीं। 44वां दोस्तों, अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय? दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय की बहुत वकालत करते थे। कहते थे जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो दलितों की, पिछड़े लोगों की जो स्थिति है बहुत खराब है। तो इन चारों में जो सामाजिक न्याय थी उसके जबरदस्त प्रवर्तक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आधुनिक दल व्यवस्था का सबसे पहले उद्भव इंग्लैंड में माना जाता है दोस्तों। इंग्लैंड
संसदीय शासन व्यवस्था का आदर्श घर भी माना जाता है और यहीं पर आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव भी हुआ। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह, मजदूरी या वन्य जीवों की रक्षा। दोस्तों, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यह दोस्तों फंडामेंटल राइट है। क्या है दोस्तों? फंडामेंटल राइट है। यह मूल अधिकार है। अनुच्छेद 25, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। अगला सवाल, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? दोस्तों, केशवानंद बनाम केरल राज का जो मुकदमा था वो पूरे भारत के ऐतिहासिक घटनाक्रम मानी जाती है, क्योंकि इसी केस में कुल 13 जजों की पीठ ने एक रिकॉर्ड बनाया, अभी तक की सबसे बड़ी खंडपीठ थी। तो केशवानंद बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में संविधान ने मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अगला सवाल है दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का अगला सवाल है, निम्न वक्तव्यों में कौन संवैधानिक सरकार की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा या व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा? संवैधानिक सरकार, इसमें दिया गया है संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है। 48वां जो सवाल है दोस्तों, वह बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस पे सवाल है। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा, क्योंकि जो सीमित सरकार होती है यह भी संवैधानिक सरकार के अंतर्गत आती है और व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा ये भी सीमित सरकार में आएगी और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा यह भी सीमित सरकार में। तो सीमित सरकार जो शब्द है इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं दोस्तों? जॉन लॉक माने जाते हैं। जॉन लॉक जो है व्यक्तियों के सुरक्षा, संपत्ति की रक्षा, जीवन की रक्षा की जमकर वकालत करते हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? दोस्तों, बहुत आसान सवाल है, लेकिन यहाँ ऐसे सवालों में गलती की कहीं संभावना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ऐसे सरल सवाल आपको कंपटीशन से बाहर कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदमुक्त कौन कर सकता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत कौन कर सकता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके उपराष्ट्रपति को पदच्युत कर सकते हैं। अगला सवाल, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? दोस्तों, वह विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। निम्नलिखित में से अनमेल को बताएं। तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोखले, नौरोजी, नेहरू, बोस, जयप्रकाश, लोहिया। दोस्तों, इसमें अनमेल मतलब कौन सा जोड़ा मेल नहीं कर रहा है? देखिए, तिलक और विपिन चंद्र पाल ये उग्रपंथी विचारक हैं। गोखले और नौरोजी ये उदारवादी विचारक हैं, सही है।
जयप्रकाश और लोहिया ये दोनों समाजवादी विचारक हैं, जबकि नेहरू और बोस ये दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा से हैं, तो सुभाष चंद्र बोस वामपंथी विचारधारा से संबंधित हैं। तो दोस्तों यही आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो 51 में जो करेक्ट आंसर आपका होगा सी होगा। कौन सा अनमेल है? तो सी अनमेल है। 52 में निम्नलिखित निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। सरपंच के विरुद्ध, दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है कि निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो संविधान संशोधन यूपी विधानसभा ने प्रस्तुत किया था मुलायम सिंह सरकार के समय में, तो 2 साल बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला सवाल, यदि सदन का सत्रावसान हो जाए तो इसे आहूत कौन कर सकता है? कौन अधिकृत है? दोस्तों सदन को बुलाना, सदन को आमंत्रित करना, सदन का सत्रावसान करना या सदन को भंग करना, लोकसभा के सदन को भंग करना, ये सब कार्य राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति महोदय सत्रावसान हो जाए तो आहूत करना ये कार्य राष्ट्रपति महोदय का है। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो अगर सेशन चल रहा हो, सदन चल रहा हो, तो कुछ समय के लिए सदन स्थगन की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष ही सदन को स्थगित करता है। वहाँ पे राष्ट्रपति का कोई भूमिका नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह से अंतर को समझना जरूरी है। अगला है अध्यक्षात्मक सरकार की सैद्धांतिक आधार है। अध्यक्षात्मक सरकार का सैद्धांतिक आधार क्या है? शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एक अध्यक्षात्मक सरकार दोस्तों सबसे पहले प्रचलित कहाँ है? अमेरिका अध्यक्षात्मक सरकार का आदर्श घर है और वहाँ पे शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था लागू है। शक्ति पृथक्करण को अंग्रेजी में देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर दोस्तों मतलब शक्ति का पृथक्करण, जहाँ पर जो संसद होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब एक दूसरे से अलग होते हैं और कोई एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का कार्य होता है और विधायिका जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। दोस्तों हमारे यहाँ शक्ति विभाजन का सिद्धांत लागू है, अर्थात जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों बी आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? दोस्तों कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का कारक कौन सा है? व्यक्ति, जनता, वर्ग, दल। जो करेक्ट आंसर है वो वर्ग है। मार्क्स वर्ग को बहुत महत्व देते हैं, कहते हैं कि वर्ग संघर्ष होगा, एक वर्ग दूसरे वर्ग को धराशायी कर देगा। तो इस तरह से वर्ग जो है ऐतिहासिक परिवर्तन का कारक माना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी? हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदाज। दोस्तों इस पुस्तक में जो हिंद स्वराज है ये गांधी जी की किताब का नाम है। बाकी जितने पुस्तक हैं ये तिलक महोदय के हैं, लोकमान्य तिलक महोदय के हैं। हिंद स्वराज ये गांधी जी की किताब है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला सवाल इस प्रश्न पत्र का, राज्यसभा के
विशिष्ट ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव। राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव संपन्न सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में किस क्षेत्र के होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं उसमें साहित्य भी होते हैं, कला भी, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, कला, समाज सेवा, उपयुक्त सभी क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। तो करेक्ट आंसर डी होगा। अगला सवाल, यह कथन है कि स्वतंत्रता समानता साथ साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित हैं? यह कथन दोस्तों लॉर्ड एक्टन का है। लॉर्ड एक्टन ने कहा कि जहां स्वतंत्रता होगी वहां समानता नहीं होगी, जहां समानता होगी वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। मतलब स्वतंत्रता समानता साथ साथ नहीं रह सकते। यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत एक गणराज्य है क्योंकि दोस्तों भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि वहाँ का जो प्रमुख होता है वह निर्वाचित होता है, वह जनता द्वारा निर्वाचित होता है। गणराज्य का यही तात्पर्य है। तो इसका जो डी आंसर है, भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसका तात्पर्य है आंसर डी सही होगा। दोस्तों अगला सवाल है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसको इंग्लिश में देखने का प्रयास करें। हु इज फॉर्मुलेटेड द ट्रस्टीशिप थ्योरी? ट्रस्टीशिप सिद्धांत या प्रन्यास सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत की आधारशिला रखी थी। इसको हम लोग लेक्चर में बाद में बहुत गहराई से पढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारत सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम, ये दो टर्म्स हैं दोस्तों, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? देखिए दोस्तों, यूनानी विचारक अरस्तु हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 158 देशों, दुनिया की 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके बताया कि सरकारें एक चक्रीय क्रम में बदलती रहती हैं। तो इस तरह से सर्वप्रथम पहली बार अरस्तु ने किया था, लेकिन आधुनिक काल में इसे मैकियावेली ने भी किया था। तो दोस्तों जब सर्वप्रथम आ गया तो इसका आंसर अरस्तु होगा, लेकिन जब आधुनिक काल पूछ लेगा तो इसका आंसर मैकियावेली के साथ जुड़ जाएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किस एक पर बल देती है? नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किस एक पर बल देती है? समानता, स्वायत्तता, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति या पसंद की स्वतंत्रता। दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पे बल देती है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसका? राज्य का। राज्य हमको एकदम खुला छोड़ दे, अकेला छोड़ दे, मेरी मर्जी के अनुसार हमें कार्य करने दे, वो हमारे किसी भी कार्य में बाधा या बैरियर बन के खड़ा ना हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इस प्रश्न पत्र का जो अंतिम सवाल है वो है, इस प्रश्न पत्र का अंतिम सवाल दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% निश्चित की गई? दोस्तों
91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि जो मंत्री होंगे वो 15%, मतलब जो विधायिका होगी उस विधायिका की 15% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होंगे। इससे मंत्रियों की संख्या सीमित हो गई। तो दोस्तों 91वें संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो वह निश्चित कर दी गई। तो करेक्ट आंसर डी होगा, सी होगा 91वां। तो दोस्तों इस तरह से आपका यह सेशन कंप्लीट होता है। हमने देखा 2013 का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्रों को हमने बहुत गहराई से इसका अध्ययन किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।